गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुशांत उपाध्याय ओ लेवल अकेडमी पर। और आज की क्लास में आप लोगों को लास्ट क्लास दे रहा हूँ इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जो लेक्चर चल रहे थे उसमें मैंने इसके पहले दो क्लासेस इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड संबंधित आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं नेट पर। और ये लास्ट क्लास है जो कि मैं आप लोगों के लिए नेट पर अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको मदरबोर्ड और इसके अलावा स्मार्ट टीवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आजकल मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ रहे हैं। और मदरबोर्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स कंप्यूटर के कनेक्ट होते हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन या विस्तार कर से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको थियरी बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको उनका प्रैक्टिकली इमेज शोन कर दूंगा, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें क्या है जो थ्योरी में बताई गई हैं। तो मदरबोर्ड इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है उसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि सिर्फ मदरबोर्ड को ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला जाए। और भी डिवाइसेस जैसे टीवी टीवी का भी जो मेन किट होता है, यानी कि मेन सर्किट बोर्ड होता है, उसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही बोलते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि और डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं उनमें भी जो सर्किट बोर्ड लगे होते हैं उन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही कहा जाता है। प्रिंटेड वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जिस जगह पर उनमें जो कंपोनेंट लगना है, जैसे ट्रांजिस्टर कहीं पर लगना है तो वहाँ पर ट्रांजिस्टर का सिंबल बना होगा। अदरवाइज सपोज मान लीजिए वहाँ पे आपको कैपेसिटर या कंडेंसर लगाना है तो वहाँ पे कंडेंसर का सिंबल बना होगा। आपको सिर्फ सोल्डिंग आयरन या अन्य किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसको वहाँ पे कनेक्ट कर देना है सोल्डिंग वायर के थ्रू। और इसके बाद आर पोर्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू मदरबोर्ड, सॉरी पार्ट्स। जितने भी कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं वो मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। इसलिए कंप्यूटर प्रोसेसर के बाद दूसरी चीज़ कंप्यूटर खरीदने में हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन ही देखते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इसमें क्या क्या है। तो अब शुरू होता है एजीपी स्लॉट। एजीपी स्लॉट जो होता है वो ग्राफिक्स कार्ड के लिए कंप्यूटर में बिल्ट इन होता है। एजीपी स्लॉट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1 मिनट वेट कीजिए, सॉरी। मैंने अभी इंटरनेट कनेक्शन अपने लैपटॉप पे नहीं दिया है, तो मैं आपको दे के आपको जल्दी से आपको एजीपी स्लॉट के बारे में बता देता हूँ। यस, अब मैं आप लोगों को एजीपी स्लॉट दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा एजीपी स्लॉट क्यों, एजीपी स्लॉट मदरबोर्ड में कहाँ लगा होता है। और ये सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगाए जाते हैं। ग्राफिक्स कार्ड का यूज कंप्यूटर में गेमिंग के लिए किया जाता है, यानी कि जो गेम्स कंप्यूटर में खेले जाते हैं वो कितने ज़्यादा हमें क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहे हैं उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड लगाए जाते हैं। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी का ग्राफिक्स कार्ड होगा उतना ही अच्छा गेम का रिजोल्यूशन हमें मिलेगा अपने पीसी में या लैपटॉप में जो भी आप यूज कर रहे हैं। तो मैंने डाला AGP slot in motherboard। तो देखिए ये देखिए ये जो आप लोगों को स्लॉट दिख रहे हैं
जैसे कि ये AGP स्लॉट है। इसे आप गलती से भी डायनामिक रैम यानी कि डी रैम या नॉर्मली जिसे रैम स्लॉट कहा जाता है कंप्यूटर में, वो मत समझिएगा। ये जो डी रैम स्लॉट होते हैं उनका नॉर्मली वाइट कलर होता है, और जो AGP स्लॉट होते हैं वो किसी भी कलर के हो सकते हैं वाइट के अलावा। जैसे यहाँ पे आपको येलो दिख रहा है, और येलो या ब्राउन कह सकते हैं, और दूसरा आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का। तो ये AGP स्लॉट होते हैं ग्राफिक्स कार्ड के लिए। इस फिगर में देखिए आपको दिखाई दे रहा है। और डी रैम स्लॉट से यानी कि रैम स्लॉट से ये छोटे होते हैं। देखिए ये है आपका AGP स्लॉट, APG स्लॉट सॉरी, नहीं नहीं AGP स्लॉट। यहाँ पे आपको कुछ गलत बता दिया गया है, सॉरी। और इसके अलावा सेकंड थिंग अब मैं आपको बताऊं, तो AGP स्लॉट तो आपने समझ लिया कि ये जो है आपका ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के लिए होता है कंप्यूटर में। सेकंड है CMOS। CMOS जो होता है ये एक टाइप का बैटरी बैकअप देता है अपने मदरबोर्ड को, जिससे कि जो डेटा सप्लाई कटने के बाद उसमें स्टोर रहती है वो अचानक से मिट ना जाए या फिर डिलीट ना हो जाए। उसके लिए ये थोड़ा देर के लिए बैटरी बैकअप देता है अपने मदरबोर्ड को, कि जो डेटा हमने मदरबोर्ड में भेजा है, जो सप्लाई हमने भेजी है प्रोसेसर को, तो वो उसको मिलती रहे। सीमॉस का भी मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा देता हूँ नेट पे। सीमॉस मदरबोर्ड, तो ये देखिए, ये आपको इमेज में एकदम साफ गोल गोल एक बैटरी दिखाई दे रही है। इसी को सीमॉस बैटरी कहते हैं या सीमॉस कहते हैं नॉर्मली। ये देखिए पैनासोनिक की बनी हुई है, KTS की है, जापान में बनी हुई। इसी तरह से ये सीमॉस बैटरी बैकअप देता है मदरबोर्ड को। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक टाइप का बैटरी है। सीमॉस एक तरह की बैटरी है जो कि मदरबोर्ड को सप्लाई देती है अचानक से सप्लाई कटने के बाद, ताकि मदरबोर्ड में जो प्रोसेसिंग हो रही है जो जो कंपोनेंट्स की, वो अचानक से रुक ना जाए, जिससे हमारा डेटा वहाँ से क्लियर हो जाए, साफ हो जाए या डिलीट हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा पॉइंट पे पोर्ट्स। पोर्ट्स तो आप लोग जानते ही होंगे। पोर्ट्स मतलब जैसे जो माउस को कनेक्ट करने के लिए आप पोर्ट्स का यूज करते हैं CPU में, या फिर कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट का, या उसका भी नॉर्मल पोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। और प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए VGA पोर्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा भी और पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर में जो आपने देखे होंगे। USB पोर्ट भी 3 या 4 या 2 कम से कम यही होते हैं CPU में। जिस जिस टाइप का आपका कंप्यूटर हो वैसा वो होता है। तो पोर्ट्स आपको मदरबोर्ड में दिखाने हैं मुझे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे गूगल पर मैंने हेल्प ली, और पोर्ट्स, सॉरी, पोर्ट्स इन मदरबोर्ड। अब देखिए सबसे क्लियर ये फिगर है, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये PS2 पोर्ट है, और PS2 पोर्ट जो होता है ये आपका माउस के कनेक्शन के लिए होता है। इसके अलावा ये आपको जो दिख रहे हैं ये USB पोर्ट है। USB 3.1 जो है आज लेटेस्ट पोर्ट चल रहा है, तो USB 3.1 पोर्ट है ये। इसके थ्रू आप अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं, या जो भी डिवाइसेस जिसमें USB पोर्ट होता है, USB कनेक्शन जैसा स्लॉट होता है, वो USB पोर्ट में कनेक्ट किए जा सकते हैं CPU के। इसके अलावा ये है VGA पोर्ट। VGA पोर्ट में आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्मली इसमें 15 पिंस होती हैं VGA केबल में, और वो VGA पोर्ट में पैरेलल रूप से आपको कनेक्ट कर दी जाती हैं।
पाँच पाँच करके, यानी कि 5 × 3 यानी 15। 15 पिंस जो है 15 होल्स में वीजीए पोर्ट की कनेक्ट हो जाती है। वीजीए पोर्ट का यूज हम नॉर्मली प्रिंटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए करते हैं या मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। मॉनिटर से नहीं, सीपीयू से ही कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। एच डी एम आई पोर्ट जो होता है वो मेमोरी कार्ड को कनेक्ट करने के लिए होता है आपको कंप्यूटर से। आर जे 45 जो है ये नॉर्मल ईथरनेट पोर्ट है जो कि कंप्यूटर को अपने लैन केबल के थ्रू इंटरनेट से या अन्य किसी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आर जे 45 पोर्ट ये दिया है आपका, क्लियर है। और ग्रीन ग्रीन टू स्पीकर्स, नॉर्मल ये जो है ये सब आपके पोर्ट्स हैं जो कि ऑक्सिलरी पोर्ट भी कहा जाता है इनको, या ऑडियो इन ऑडियो आउट पोर्ट भी करते हैं। और ये जो है आपके ऑक्सिलरी केबल के थ्रू स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए मॉनिटर सॉरी सीपीयू से इनका यूज किया जाता है। तो ये पोर्ट्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू या प्रोसेसर सॉकेट इन मदरबोर्ड। इसको भी देख लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर एक सॉकेट होता है। सीपीयू सॉकेट जिसे हम कहते हैं, या सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट सॉकेट भी कहा जाता है इसे, जो कि प्रोसेसर को मदरबोर्ड में लगाने के लिए होते हैं। इनका इमेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि ये इनमें एक छोटा सा गेट, या ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा कवर लगा होता है जो कि उसको कवर कर देता है, ताकि सीपीयू लगाने के बाद, सीपीयू या प्रोसेसर लगाने के बाद उसमें अपने मदरबोर्ड में उसको वहां से बंद कर दिया जाए या सील कर दिया जाए, ताकि प्रोसेसर वहां से हिले ना, या फिर डिस्कनेक्ट ना होने पाए हमारे पीसीबी से या मदरबोर्ड से। नॉर्मली जो प्रोसेसर आ रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, वो 13th जनरेशन के आ रहे हैं लेटेस्ट में। और i7 जो है लेटेस्ट जो है वो इंटेल का बनाया हुआ प्रोसेसर है जो हम यूज कर रहे हैं। मेरा कंप्यूटर, इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया है। माई माई पीसी में जाके आप प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है वो कौन सा है, i3 है कि i5 है कि i7 है, या इन सब से भी पहले का है। और प्रोसेसर से ही आप अपने कंप्यूटर की वैल्यू या प्राइस, मार्केट वैल्यू को निर्धारित करते हैं। जो भी आप नया कंप्यूटर लेते हैं सबसे पहले उसमें आप प्रोसेसर ही देखते हैं। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर लेते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी, तो आपको वो 40 से 45 हज़ार के बीच का मिलेगा, चाहे वो i3 हो, i5 सॉरी, चाहे वो i5 हो या i3 हो। i7 जो होते हैं वो इससे भी कॉस्टली होते हैं या महंगे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी रैम। डी रैम स्लॉट जो होता है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे, वही रैम स्लॉट को ही डी रैम स्लॉट कहा जाता है। या डी रैम का फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्लॉट। तो ये आप जितने ज़्यादा डी रैम स्लॉट होंगे उतना ज़्यादा आप अपने सीपीयू की मेमोरी एक्सटर्नल रैम लगा के कर सकते हैं। ये बहुत से लोगों को पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं डी रैम स्लॉट। कभी भी डी रैम को आप स्मॉल में मत डालिएगा, अदरवाइज वो कुछ और आपको शो करेगा नेट पर। कुछ भी शो कर सकता है, कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी अलग चीज़। डी रैम ये फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का, यानी कि नॉर्मल रैम का जो आप लगाते हैं अपने कंप्यूटर में। और ये जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी में आता है, जो मैंने बताया। और हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। आजकल हार्ड डिस्क की जगह पे एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज किया जा रहा है। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लासेस में इंटरनल पार्ट्स में कंप्यूटर के बता दिया था, ये लास्ट क्लास में आपको बता रहा हूँ।
इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, यानी कि ओ लेवल के M1R5 के सब्जेक्ट्स को लेकर, टॉपिक्स को लेकर उनके बारे में आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। तो ये तो हो गया हमारा डी रैम इन मदरबोर्ड के लिए। इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो इसका इमेज आपको दिखाई देगा। देखिए, और हमारा जो नॉर्मल पीसी आ रहा है आजकल लेटेस्ट, उसमें DDR3 रैम लग रहा है, ये मैंने आपको बताया था। इसके पहले जो सबसे पहली रैम लगती थी वो थी DDR1। डी रैम जो लगती थी वो थी DDR1। उसके बाद DDR2 स्लॉट आया, और अब DDR3 आ रहा है। मेरा जो कंप्यूटर है वो DDR3 स्लॉट पे चल रहा है। जितने ज़्यादा रैम के स्लॉट आपके कंप्यूटर में होंगे, उतना ज़्यादा एक्सटर्नल रैम लगा के आप अपने कंप्यूटर का स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन रैम के साथ एक कमी यही है कि जैसे ही सप्लाई कट होती है वैसे ही इससे डेटा डिलीट हो जाता है। लेकिन इसका आपके सीपी में, सॉरी पीसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये तो थे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के। इसके अलावा आजकल कंप्यूटर में मॉनिटर को टीवी के तौर पर यूज करने के लिए टीवी ट्यूनर कार्ड आने लगे हैं, जो कि पहले इंटरनल बिल्ट होके आते थे मॉनिटर में, लेकिन अब एक्सटर्नल आ रहा है। क्योंकि हर कोई नहीं चाहता है कि वो अपने मॉनिटर से टीवी देखे, इसके लिए स्मार्ट टीवी मार्केट में आ रही हैं। स्मार्ट टीवी के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा देर में। सबसे पहले टीवी ट्यूनर कार्ड जो होता है उसके बारे में देखते हैं। ये 1,000 रुपये के अंदर अंदर आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो कि एक्सटर्नल होता है। इंटरनल भी आता है, लेकिन इंटरनल अब मार्केट में नहीं लॉन्च हो रहा है, कंपनियां नहीं दे रही हैं, और ना ही कस्टमर उसको पसंद कर रहा है। तो टीवी ट्यूनर कार्ड एक्सटर्नल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जितने भी हैं आपको एक्सटर्नल इमेज ही दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट में आजकल एक्सटर्नल टीवी ट्यूनर कार्ड ही आ रहा है, और अलग अलग कंपनियों के आ रहे हैं। तो आपको जो पसंद हो उसका आप लगा सकते हैं। इसके लिए इसमें देखिए, इसमें भी आपको हर टाइप के पोर्ट्स दिए रहते हैं। और जैसे कि वीजीए केबल के लिए पोर्ट दिया है। यह आपका PS2 पोर्ट है जिससे आप माउस कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑडियो वीडियो के लिए ये आपको पीसी ऑडियो वीडियो इन और आउट जो है वो दिया गया है। तो ऑडियो वीडियो केबल जिसे ऑक्सिलरी केबल भी लगा कहते हैं, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं स्पीकर इससे कनेक्ट करने के लिए। और टीवी एफएम एंटीना जो होता है, यानी कि टीवी का जो एंटीना होता है, वो कनेक्ट करने के लिए आप ये पोर्ट देख रहे हैं, इससे इस केबल को जोड़ दिया जाता है। और टीवी का एंटीना आप जहां भी आपको सुटेबल हो, आपके छत पे या आपके घर के किसी अन्य जगह पे आप लगा देंगे, जिससे आपको सिग्नल जो है सैटेलाइट के थ्रू आसानी से मिलने लगेगा, और आप अपने मॉनिटर को टीवी के रूप में बना सकते हैं। उससे आप टीवी चैनल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी जो होते हैं वो आजकल मार्केट में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के बारे में तो हर कोई जानता होगा, क्योंकि एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो है वो आपके मोबाइल फोन्स में आ रहा है, स्मार्टफोन में आ रहा है। इसी तरह स्मार्ट टीवी में भी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के साथ आ रहे हैं। और इनकी खासियत ये है कि इनको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, और इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके आप इनको मॉनिटर का काम तो ले ही सकते हैं साथ ही साथ अपने कंप्यूटर के लिए। और साथ ही साथ आप इनमें जो यूट्यूब के चैनल, सॉरी, नेट के थ्रू आप यूट्यूब चलाते हैं या नेटफ्लिक्स चलाते हैं, वो सब चैनल्स आप इनमें देख सकते हैं। देखिए, ये है स्मार्ट टीवीज, जैसे कि आपको दिख रहा है, सैमसंग का है, Xiaomi का है, ये यहाँ पे आपको व्यू प्रीमियम है। स्मार्ट टीवीज नॉर्मली आपको 30,000 के अराउंड आपको अच्छी कंपनी के मिल जाएंगे, 30,000 के अंदर अंदर।
और जैसे कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे 21,000 का Xiaomi का स्मार्ट टीवी है, 43 इंच का, 108 सेंटीमीटर स्क्रीन साइज दिया गया है, या 43 इंच स्क्रीन साइज जिसे आप कह सकते हैं। एलईडी एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी। एलईडी और एलसीडी के बारे में आप जानते ही होंगे, मैं उनको नहीं बताऊंगा। अगर आपको पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ये तो स्मार्ट टीवी जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के साथ आपके लिए मार्केट में आ रही है। एंड्रॉयड का लेटेस्ट 12 एंड्रॉयड 12 वर्जन चल रहा है, इसलिए यहाँ पे स्मार्ट टीवी विद एंड्रॉयड 12 लिख के मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा मैं आपको कुछ अन्य जानकारियाँ देता हूँ। जैसे कंप्यूटर में डेटा जो होता है, वो कंप्यूटर किन लैंग्वेज को समझता है, तो वो नंबर सिस्टम पे जो बेस्ड लैंग्वेज होती हैं उनको समझता है। जैसे बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज में मशीन मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है इसे, या डिजिटल लैंग्वेज। और इसमें दो डिजिट्स 0 और 1 का यूज किया जाता है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। जीरो जीरो डिनोट्स करता है कि आप अपने डिवाइस को ऑफ कर रहे हैं, और जो वन होता है वो ये समझता है आपका कंप्यूटर कि अब डिवाइस ऑन होना है। यानी जीरो कमांड पे कंप्यूटर का कोई भी पार्ट जो होता है वो ये समझता है कि वो ऑफ हो रहा है, तो वो ऑफ हो जाता है, सप्लाई कट हो जाती है, या सप्लाई वहाँ से कट जाती है, हिंदी में समझा जाए तो। और वन जो होता है वो ऑफ को डिनोट करता है, यानी कोई भी कंपोनेंट कंप्यूटर का, या कंप्यूटर का सीपीयू ही या मॉनिटर जो भी समझिए, वो वहाँ ऑफ हो जाता है, सप्लाई कट जाती है। बाइनरी लैंग्वेज तो 0 और 1 की हुई। दूसरी है डेसिमल। डेसिमल जो होती है, हम जानते हैं डेसिमल लैंग्वेज होती है वो 0 से लेके 9 तक चलती है, यानी इसमें 10 डिजिट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 हुए, इसलिए इसको डेसिमल कहा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर हेक्साडेसिमल पे भी चलता है। यानी कि हेक्साडेसिमल का मतलब हुआ, हेक्सा यानी कि 6, और डेसिमल मतलब 10, यानी 10 और 6 16। 0 से लेके 10 तक, तो 0 से लेके 10 तक तो आपके 11 होते हैं, लेकिन इसमें आपको 0 से लेके 10 तक के डिजिट्स यूज होते हैं, यानी कि ये हो गया 11। और उसके बाद ABCDE अल्फ़ाबेट, ये कैपिटल जो होते हैं, ये इनमें आपका यूज किया जाता है। तो 0 से लेके 10 तक ये हो गया 11, और ABCDE 5, तो 11 और 5 मिलके 16, यानी कि ये हेक्साडेसिमल लैंग्वेज हो गई, और इनको भी कंप्यूटर समझता है। ऑक्टल, ऑक्टल जो होता है, ऑक्टल का मतलब 8, 8 डिजिट से बना हुआ, या 8 कैरेक्टर्स से बना हुआ, चाहे वो डिजिट्स हो चाहे सिंबल हो। तो ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स ली जाती हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप काउंट करेंगे खुद ही, तो आपको पता चलेगा कि ये 8 डिजिट्स हो जाएंगे जीरो को काउंट करते हुए, इसलिए इसे ऑक्टल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये थी लैंग्वेजेस जो थी, जो मशीन लैंग्वेज कहलाती हैं, और ये कंप्यूटर समझता है। इन्हीं पे कंप्यूटर काम करता है। बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। आप ये बताइए, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कंप्यूटर जो होता है वो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है उसकी बाइनरी में, जो कि वो समझता है। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो बिट होती है, और 8 बिट मिलके 1 बाइट के बराबर होता है। यानी कि बिट से जस्ट ऊपर जो होती है वो बाइट होती है। उसके बाद बाइट से बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है किलो बाइट या केबी। उसके बाद एमबी, मेगा बाइट। उसके बाद जीबी यानी गीगा बाइट। जितना आप सब में 10 का मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, उतना वो बढ़ता जाएगा। जैसे एक बिट, अब एक, सॉरी, 8 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नहीं नहीं, बिट को बाइट में बदलने के लिए तो आपको 8 का मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके बाद आप अ, जो बाइट होता है उसको किलो बाइट में बदला जाता है।
1000 से मल्टीप्लाई करके या गुणा करके, तो वो 1 KB के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट है MB, तो मेगाबाइट, यानी कि मेगाबाइट का मतलब ये हुआ कि आप उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 KB को आप या फिर ये कर सकते हैं कि 1 बाइट को अगर आपको चेंज करना है 1 MB में, तो वहाँ पे आपको 100 KB में 10 का मल्टीप्लिकेशन या 10 का गुणा करना होगा। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या कभी फिर अच्छे से समझा दूंगा। आज मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ पेन ड्राइव। आप ये देखिए, पेन ड्राइव के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पेन ड्राइव जो होती है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है, हमारे एक्सटर्नल डिवाइस होती है। और इसको आप किसी भी पीसी में लगा करके अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, पेन ड्राइव से कंप्यूटर में या कंप्यूटर से पेन ड्राइव में। ये नॉर्मली जीबी में आती है, यानी इनकी कैपेसिटी जीबी में होती है। लेकिन एक खासियत इनकी स्पेसिफिकेशन ये होती है या प्रॉपर्टी ये होती है कि आप तो कैपेसिटी में देख लेते हैं कि हमें 4 GB, 8 GB, 16 GB या फिर 32 GB का, हमने जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीबी कैपेसिटी का पेन ड्राइव लिया, उतना ज़्यादा उसका मार्केट में वैल्यू या प्राइस हमें मिलेगा। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज़ और देखनी है, वो होता है उसका स्पेसिफिकेशन। आप यूएसबी 2.0 ले रहे हैं, जो सबसे पहला पेन ड्राइव आया था वो यूएसबी 2.0 का था, यानी कि यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस 2.0। यूएसबी 2.0। लेकिन इस समय यूएसबी 3.0 और यूएसबी 3.2 के, यानी कि 3.0 से लेके लेटेस्ट में 3.2 का पेन ड्राइव आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो जितना ज़्यादा आपका यूएसबी का 2.0, 3.0, 3.2 वर्जन आएगा, उतना ज़्यादा तेज़ी से आप डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज मान लीजिए आपका जो यूएसबी 2.0 है वो 480 मेगाबाइट पर सेकेंड, या ये कर सकते हैं कि 480 MB पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करता है। जबकि जो लेटेस्ट 3.0 आ रहा है वो 5 GB पर सेकेंड की रेट से डेटा ट्रांसफर करता है, चाहे आप कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहे हो या कंप्यूटर से पीडी या पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर रहे हो। 5 GB, अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कहाँ आप 480 मेगाबाइट यूज कर रहे थे और कहाँ आप 5 GB पर सेकेंड यूज करने लगे। यानी कि जैसे जैसे यूएसबी का वर्जन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे, या ये कह सकते हैं यूएसबी का संस्करण बढ़ता जाएगा, एडिशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो डेटा ट्रांसफर की स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस पे भी आपके पेन ड्राइव का कॉस्ट डिपेंड करता है या आधारित होता है। इसलिए आप यूएसबी का कैप सॉरी पेन ड्राइव का कैपेसिटी के साथ साथ उसकी यूएसबी वर्जन को भी देख के पेन ड्राइव परचेज कीजिए मार्केट से। और आज की क्लास बस इतना ही। इसके बाद मैं आप लोगों को मेन टॉपिक शुरू करूंगा M1R5, यानी कि आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स आपका जो है, वो मैं आपका M1R5 ओ लेवल का स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों, इस क्लास में अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल का नाम मैंने आपको बताया ही है, सुशांत उपाध्याय ओ लेवल अकेडमी। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर है 7897254607। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक्स, गुड मॉर्निंग अगेन।